लिख लीजिए, इसको बना लीजिए पहले। ठीक है। लिख लीजिए, लिखा है जी। आज कहाँ है वो मैराथन वाले, कहाँ गया है मैराथन वाला? वो जो लड़कियाँ मैराथन हाँ सोनल कहाँ गई? क्लास उधर चलती है। अच्छा नहीं करती क्लास उनके साथ निकलते लेट हो जाती है। चलिए लिख लीजिए, बिना किसी विघ्न का मतलब लिख लीजिए, बिना किसी विघ्न वाले परिस्थिति तंत्र में, बिना किसी विघ्न वाले परिस्थिति तंत्र में जातियों के विलोपन की दर, विलोपन का मतलब एक्सटिंक्ट, जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक 1 होती है, प्रति दशक 1 जाति है। ठीक जी। मैंने कहा दुनिया में जो स्पीसीज है अलग अलग इकोसिस्टम में, अगर उस पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, कोई विघ्न ना डाले, तब भी हर 10 साल में एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है। ठीक है, एक एवरेज डाटा पूरा सर्वे किया गया। लेकिन पिछले 1 सदी से क्या हुआ कि जो विलोपन की जो दर है वो बहुत फास्ट हुई। क्यों फास्ट हुई? थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्यों फास्ट हुई? पॉल्यूशन की वजह से और उनका एक कारण पॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल सही है। हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा 4 क्वाड्रेंट इवल से एक बताया गया था। हैबिटेट लॉस हुआ अधिदोहन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बिल्कुल सही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी थी जो ह्यूमन के एडिबल्स के लिए थी, खाने के लिए हुई, बहुत स्पीसीज थे रिसर्च के लिए थी वो। तो क्या हुआ, जो रिसर्च के लिए थी, जो और चीजों के लिए थी, वो क्या हुआ, उनका हाईली एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से, इसकी वजह से विलोपन हुआ। और क्या एक कोई बताइए? माइग्रेशन की वजह से हो गई। और क्या हुआ? को एक्सटिंक्शन हमने बताया था। को एक्सटिंक्शन ठीक है, तो बड़े बहुत सारे कारण, लेकिन 4 इविल कॉर्टेक्स जो बताया था, को एक्सटिंक्शन क्या बताया था? को एक्सटिंक्शन का मतलब अगर कोई प्रजाति ऐसी है जो जिसके ऊपर कई और प्रजातियां डिपेंड है, सहवियुक्ति, अगर मान लिया वो प्रजाति अगर विलुप्त होती है तो कई और हो जाते हैं। तो जितने भी कारण है प्रजातियों के विलुप्त होने के, उनकी वजह से जो पिछले 1 सदी में बहुत तेजी से प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन आगे लिख लीजिए, यदि ये दर इसी यही रही तो, यदि ये विलुप्त की दर यही रही तो अगले 100 वर्ष में
पृथ्वी से 50% जीव विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है? लिख लीजिए, वर्ष 1963 में, जल्दी जल्दी लिखो, वर्ष 1963 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए, वर्ष 1963 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये लिख लीजिएगा, IUCN, इस तरह ब्रैकेट में लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा रेड लिस्ट, लाल सूची जारी की गई। थोड़ा सा ये जारी कर, लेकिन मैं सोचता हूँ यूपीएससी थोड़ा सा और भी पूछ लेगा IAS प्रॉपर्ली, तो उसमें दो संस्थाओं का मदद मिलते हो। एक तो IUCN किसके साथ मिलकर काम किया, एक संस्था ये, एक संस्था ये। अब उसी को लिख लीजिए एक एक में, जो भाई अगर एक का है तो ये दो नहीं होगा, एक कोई होगा। लिख लीजिए, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, ये संस्था है ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम। ठीक है, देखिए यूपीएससी अगर मान लिया पूछेगा तो भी पूछ लेगा कि जो रेड डाटा बुक जारी किया, किसने जारी किया, रेड डाटा बुक। लेकिन इतना आसानी से यूपीएससी एक नंबर नहीं देगा, पेज फंसा देगा, कहेगा किसके साथ मिलकर किया। ये दोनों संस्थाएं किनको मिला दिया, ये इसने किया, इन दोनों संस्थाओं की मदद से जारी किया। ठीक है, ये चीज में कह रहा था। आगे लिख लीजिए, दिसंबर 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दिसंबर 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल क्या है, मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में कोप 15 हाँ सर, जो सम्मेलन बाकू में अभी हुआ है COP 29। आप इस समय कौन सा चल रहा है, 29 सर। हाँ, ये क्या है, कंप्रेंशन ऑफ पार्टीज। कंप्रेंशन ऑफ पार्टीज के मीटिंग में, जो विविधता सम्मेलन में, IUCN ने नया रेड लिस्ट जारी किया। COP 15 के
जो विविधता सम्मेलन में IUCN ने नया लाल सूची जारी किया, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए, ठीक है, मेरी बात समझे। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया को 15 में इन्होंने बताया कि विश्व की, लिखते चले जाइए, विश्व की लगभग 902 प्रजातियां, विश्व की लगभग 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो चुकी हैं। आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो चुकी है। भारत की कुल 1355 प्रजातियां लाल सूची में शामिल हैं। 13 लाल सूची में ठीक है। कितना? 1355। कितनी रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरी है? 9 कैटेगरी। अब थोड़ा सा आगे एक स्टेटमेंट बदल करके लिखिए, रेड डाटा बुक की सूची में, रेड डाटा बुक की सूची में एक्चुअली क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ो तो मोबाइल या मतलब उससे मत देखिए, उससे ये होता है कि माइंड का डिस्ट्रैक्शन होता है, आगे चलते नहीं, उससे ये कोई मतलब नहीं है। ये डबल, देखिए जब जीवन में डबल सवारियां जो भी करेगा, और कोई भी मैच्योर आदमी लड़ाई डबल फ्रंट में नहीं लड़ेगा, जो डबल फ्रंट में रहेगा प्रॉब्लम आएगी उसको। बाद में डाटा करिए, देखिए डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको होगा। जी सर। देखिए करेक्शन ही की तरफ पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, एक तरफ दिमाग इधर लगा, एक तरफ उधर लगा, तो इधर से क्या होगा, क्योंकि खुल के आप इधर भी नहीं देख पा रहा होगा, क्या होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी को जब स्टडी बहुत विधिवत आदमी जब करना शुरू करेगा करके अपना तैयारी स्टडी के कुछ चीज़ को पॉइंट उठा उठा के, तब गूगल और उसका ये सब बढ़िया से इस्तेमाल करिए। और कोई भी व्यक्ति इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति जैसे डीएमवी जो बड़ा यहाँ पे है, तो डीएमवी जो है वो 40 से 50% को तो है, इसका मतलब 50 नहीं मालूम उसे। भाई आपको परफेक्शन नहीं करना है, भाई 38 नंबर प्रीलिम्स 100 में हो गया है जी सर, और 45 नंबर पे मेन इंटरव्यू हो गया, इसका मतलब 55 तो कमीशन कहीं रहा मिलनी चाहिए। तो आपको एक मॉडरेट्स मीडियम्स रेंज करके अपना क्वालिफाई करना है, क्योंकि जो हाईली टेक्निकल आदमी था वो आईटी करके वो हो गया। आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक माध्यम दिमाग लेकर के, और यही पेशेंस जो आदमी को होता है ना, वो सब आपके अंदर आ जाएगा। एक डीएम पूरे बस्ती में चाहे जितने भी इंजीनियर डॉक्टर है सब, जितने भी हैं, एक डीएम जिसको कर दे भैया छुट्टी तो छुट्टी, और वो डीएम जो बना है वो कोई जरूरी बहुत शार्प माइंड हो, और उसने केवल बीए किया हो सकता है, उसने कभी साइंस पढ़ा ही नहीं हो, या उसने साइंस से कभी आर्ट जानता ही नहीं हो, लेकिन उसमें सब एक बैलेंस ले लेकर थोड़ा थोड़ा करके ये, और पेशेंस ही जो है आपको इंजीनियर डॉक्टर से अलग यही तो बनाएगा। तो हमेशा चाहे जिसकी क्लास पढ़िए, बहुत ही रिलैक्स होकर के एक एक चीज़ को, जैसे वो चबाने वाला चीज़ पर पढ़ाई जैसे होता है, जैसे खाना खाए चबाया जाता हल्का हल्का बहुत पे, पढ़ाई भी बहुत समझने की जरूरत है, समझो बात।
फैक्ट की जरूरत नहीं है, गलती 2-3 फैक्ट काफी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो और समझने से जब समझ पैदा होगी प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेरे भी इंटरव्यू में ठीक है। आपने क्या लिखा? रेड डाटा की सूची में इसलिए मैंने बताया इससे नुकसान बच्चों का हो जाता है। सही बात। वो एक्चुअली क्या होता है, देखिए वो आदमी जैसे नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर वो दो फ्रंट में हमेशा न उधर फुलफिल कर पा रहा है न इधर फुलफिल कर पा रहा है। मैंने बताया ना दिल्ली में क्या होता था, जैसे कोचिंग से लड़के करते हैं तो यूपी बिहार बार जैसे भरे वाले क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बीएससी किया तो बीएससी को समझते हैं कि अच्छा किताबें साइंस में रखी तो वो सोचते हैं इंग्लिश मीडियम हमारी पूरी मजबूत है तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लेते हैं। अब वहाँ पर जितने भी पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कोई भी शब्द जो बातचीत हम कर रहे हैं वो भी हिंदी में नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, टोटल इंग्लिश में कर रहे हैं। सवाल भी पूछना है तो अंग्रेजी पूछना है। अब सवाल पूछे तो जवाब कैसे देते, दिक्कत है कि अंग्रेजी में नहीं है। अच्छा उनको गलत फहमी रहती है, मैं बीएससी अंग्रेजी में करके आया हूँ। अच्छा यहाँ बीएससी नहीं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, तो हर शब्द की लैंग्वेज भी तो अलग अलग होती है, वोकैबुलरी भी तो अलग होती है। अब उसको कभी छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, तो जैसे होता है अब वो बोलते चले जाते हैं जितने भी। अच्छा जितना यूपी बिहार में गोला बना के सब बैठेंगे एक साथ में जो है तो क्या होगा, जैसे पूछा आए एक दूसरे से आए करते हो सब किसी पूछ नहीं मारे, तो ये सब चीजें मतलब होती है। तो आप लिख लीजिए रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनकी संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर कुल 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 9 वर्गों। पहली बात तो ये बात, ठीक है। कितने पेज थे? 3। अब वो पेज देख लेते हैं क्या क्या है। तो रेड पेज, पिंक पेज और ग्रीन पेज। रेड पेज में जो होगा जो ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल जो है पूरे ग्लोब पर खतरा में रहता है। लिख लीजिए इसमें पूरे ग्लोब पर पहले बना ले। हाँ इस तरह से बना लीजिए और फिर उसके नीचे लिख लीजिए हल्का सा। पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी पर यानी जो जीव जंतु रेड पेज में रखे गए हैं वो पूरे पृथ्वी पर उनके विलुप्त का संकट बना रहता है। लिख लीजिए इसमें पूरे ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर विलुप्त का संकट, जीवों पर विलुप्त का खतरा बना होता है। बना होता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं। ये हर पूरे ग्लोब पर क्रिटिकली नहीं है, किसी खास जगह पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक, बहुत ज्यादा खतरा इस्तेमाल। क्रिटिकली मतलब अति संवेदनशील बने, गंभीर। हाँ वही चीज है। अभी मैं हिंदी में कहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जो है। ग्रीन पेज में क्या होगा? उससे कम रहेगा।
ग्रीन का मतलब जानते हो, ग्रीन सिग्नल मिल गया भैया, कहते हैं ट्रेन आ रही, ग्रीन सिग्नल मिल गया। और रेड का मतलब खतरा, हरा का मतलब कोई दिक्कत नहीं था। इसका मतलब है, लेकिन ये रखा कहाँ गया है? ट्रेन इधर IUCN का ना। ये रेड डाटा बुक में रखा गया है। तो रेड डाटा का मतलब ही है कि जो खतरे वाले हैं, तो खतरा तो नहीं गया अभी। इसमें ये वो जीव हैं जो पहले खतरे में थे, लेकिन अब नहीं। अब नहीं। नहीं है। पहले लाल था, रुके रहो, अब हरा है, निकल रहो। इसका मतलब है कि खतरा इनसे टल गया है। तो इसमें ये चीज आएगी, ठीक। अब लिख लीजिए इसमें पिंक पेज में सर, हाँ? पिंक पेज में लिखना है ना। अच्छा, पिंक पेज में क्रिटिकली इंडेंजर्स लिख ली। ये पूरे ग्लोब में नहीं, कहीं कहीं पर है। लिख लीजिए इसमें, पहले संकटग्रस्त थे ग्रीन मैंने बोला कि पहले संकटग्रस्त थे उसमें, अब सेब, यानी अब उनके ऊपर खतरा नहीं। ठीक, ये हो गया। एक पेज एक अलग से निकाल के दिया, आपको नहीं मिलेगा उस पेज है। अब लिख लीजिए, अब लिख लीजिए सारी जो है एक एक कैटेगरी का। पहला जो 9 कैटेगरी थी ना, 9 कैटेगरी थी, 9 वर्ग में पहला वर्ग लिखिए ब्लू। नहीं, हमने बताया जो IUCN है, कौन सी किताब जारी किया? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। यानी दुनिया में रेड किताब में वही जंतु हैं जिस पर विलुप्त होने का खतरा था या कम है। जिसके ज्यादा खतरा है वो अलग है। ये जो खतरा हो विलुप्त हो चुके हैं उनको भी रखा गया है, और जो विलुप्त होने का खतरा है उसको रखा गया है। किसी को ज्यादा विलुप्त होने का खतरा है, किसी को कम है। इस बुनियाद पर 9 कैटेगरी बनाई है। तो पहला इसमें यह है कि पहला विलुप्त, 1 2 3 इस तरह से बना लो, बोला अपना समझने के लिए। तो पहला तो विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट। पहली बार देखिए, कमीशन ने कई बार सवाल पूछा है, किसी प्रजाति को विलुप्त हो जाती है, कितने साल अगर नहीं देखा जाए तो विलुप्त मानी जाएगी? 50 साल, यही है ना? सही बता रही है। कैसे हम थोड़ी बोले, वो तो कहीं तो हमने पूछ लिया जो कितने बताइए। सवाल कई बार कमीशन ने पूछा है। 50। हाँ, तो ठीक है, 50 लिख लीजिए। बढ़िया, लिख लीजिए। जो प्रजाति कई बार पूछा गया, कमीशन ने पूछ चुका है, समीक्षा ने पूछा है, यूपीसीएस ने बाद दूसरे स्टेट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश बीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। लिख लीजिए, जो प्रजाति विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो, बस इतना लिखो। यानी 50 पिछले 50 सालों में नहीं देखी, किसमें? अपने आवास में, अपने प्राकृतिक आवास में। पूछेगा कि चिड़ियाघर में को छोड़ करके, चिड़ियाघर में या बोटानिकल गार्डन में ये जीव है, लेकिन प्राकृतिक आवास में नहीं है, 50 साल से नहीं है, तो क्या विलुप्त माना जाएगा? हाँ सर, माना जाए। प्राकृतिक आवास की बात कर रहा है। वहाँ पर तो संरक्षण भी है ना, यहाँ तो लाके बेचारे उसको कर दिया गया है, जलम बंद कर दिया। समझ रहे हो? अच्छा, कुछ विलुप्त प्रजातियों के नाम लिख लीजिए। विलुप्त प्रजातियों के नाम भी पूछा जाएगा। गौरैया का हाँ, डायनासोर सर। पहला लिख लीजिए, डायनासोर्स।
और दूसरा लिख लीजिए बढ़िया बढ़िया, आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स ये क्या है? पक्षी क्या है? सवाल यहाँ से 2-3 तरह से पूछा जाता है, मैं बायोलॉजी के रिस्पेक्ट बता रहा हूँ। ये कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसके दांत नहीं होते हैं? पहला विकल्प एम्फीबिया, दूसरा रेप्टाइल्स, तीसरा एप्स, चौथा विलुप्त जीव दांत किसके नहीं होते हैं? किसके नहीं होते हैं? होते हैं सर, मैमल्स के होते हैं। लड़ाई झगड़ा दांत काट लेता है, क्या नहीं क्या नहीं करते हैं? किसके नहीं होंगे? ये एप्स में दांत नहीं होते हैं, बार बार सवाल पूछा गया है चिड़ियों में। दूसरा सवाल पूछा गया है कि दांत इसका किस चीज में मॉडिफाई हो जाता है, किसमें रूपांतरित हो जाता है? चोंच में सर, बीक पे इसका दांत किसमें मॉडिफाई हो गया? चोंच। बीक में लिख लीजिए इसको, ठीक। तीसरा सवाल है कि कौन सी चिड़िया है जिसके पास दांत है या था? यही सर, यही सर, आर्कियोप्टेरिक्स। किसके पास था? आर्क्योप्टेरिक्स एक ऐसी बर्ड थी जिसके पास दांत था, ठीक। चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया है बार बार कि आर्क्योप्टेरिक्स किन दो वर्गों के बीच की कड़ी है? डायनासोर सर, सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षी। यही सवाल कई बार कमीशन एक सवाल में कई सवाल कमीशन को निकल आया कि नहीं निकल आया? जो डायनासोर की तो क्या क्या बताया हमने? हाँ सर, किसमें दांत नहीं होते? पहला, चिड़ियों के दांत किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? चोंच में। दूसरा सवाल, किस चिड़िए के दांत थी? आर्क्योप्टेरिक्स। चौथा था कि आर्क्योप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? सरीसृप और बर्ड के बीच में। सरीसृप रेप्टाइल के भाई, रेप्टाइल के दांत था जो पिक्चर में दिखाते नहीं है, एक हॉलीवुड में दिखाते नहीं, चिड़िया उड़ती हुई आती है ऐसे तट से पकड़ लेती है। हाँ सर, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क यानी डायनासोर किसका है? रेप्टाइल का। और ऐसे आ रही है चिड़िया, उसके बाद ऐसे पकड़ के चोंच पकड़ लेती है, उसके बाद चोंच मार देती तो जो पूरा फट जाता है, दिखाते हैं। ये बात क्लियर होगी यहाँ से? देखिए इस चीज से कई 3-4 सवाल है निकले। अगला लिख लीजिए, विलुप्त होने वाला मैमोथ। बड़े वाले हाथी। मैमोथ, अरे बहुत बड़े वाले, इनके पूर्वज। ये सवाल भी पूछा गया है कि हाथी के एंसेस्टर कौन थे? मैमोथ। यही सवाल पूछा गया है कि आर्कटिक रीजन्स में ये मैमोथ जो है पूरी तरह से बर्फ के नीचे जब गए थे, और जब इसको रिसर्च के दौरान जब हटाया गया बर्फ जो है, तो इतना फ्रेश थे कि रेंडियर जो टूटे थे जब खाना शुरू, और उनकी एज मैमोथ की 1 करोड़ 10 करोड़ साल पुराना जो देखा गया है। तो मैमोथ जो हाथी के जो पूर्वज थे ये भी विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर भी था, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला लिख लीजिए, और किसको दिखाया जाएगा? बढ़िया चीज बताओ। ब्रिटिश एम्पायर
एक डोडो की तरह से विलुप्त होने के कगार पे है। ब्रिटिश एम्पायर डोडो की तरह से विलुप्त होने के कगार पर है। ये स्टेटमेंट किसने किया? ये सवाल कई बार आया है। डोडो क्या चीज है? पंछी है। पक्षी है कि पंछी है? पक्षी तो डोडो क्या है? पक्षी एक चिड़िया, ठीक है। ये भी विलुप्त हो गई। ये कहाँ की चिड़िया थी? सवाल ये भी पूछा गया। हाँ? बेटे से? बेटे, हाँ बेटे नहीं तो मारो। कहाँ की चिड़िया है ये? अफ्रीका। जरूरी कुल अमेरिका ही मार दो, यहाँ पर चिड़िया। डोडो ये मॉरिशस की चिड़िया है। मॉरिशस, मॉरिशस किसका पार्ट है ये? मॉरिशस कहाँ है? उससे इंडियन ओशन में है, ठीक। दूसरी बात, किसने कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर अब डोडो की तरह से विलुप्त होने के कगार पे? ब्रिटिश एम्पायर डोडो की तरह से विलुप्त हो जाएगी, बताइए। वेस्टर्न चर्चिल ने कई बार स्टेटमेंट देकर पूछा गया है। वेस्टर्न चर्चिल कौन था? ब्रिटेन को किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर था। वेस्टर्न चर्चिल के बारे में बताया आपसे। अभी रिसेंटली एक एडिटोरियल्स पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें ये था, बहुत बढ़िया था, आप लोग शेयर करता हूं मैं। एक बार वेस्टर्न चर्चिल जब बचपन, कभी बच्चा रहा होगा, और रॉयल फैमिली का था पूरा ये, तो जाहिर सी बात, रॉयल फैमिली का कम से कम 100-200 बीघा तक तो पूरा उसका घर रहा होगा, स्विमिंग पूल रहा होगा, कहीं कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा। तो वेस्टर्न चर्चिल क्या था? छोटा सा बच्चा अपने उसी गार्डन में खेल रहा था, और अचानक वेस्टर्न चर्चिल जो है, एक स्विमिंग पूल था उसके उसमें। अरे राजू से यार दिमाग में लगाओ। तो तो वेस्टर्न चर्चिल उस स्विमिंग पूल में क्या हुआ? गिर पड़ा, गिर गया। छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया। तो वहीं पर एक माली था, बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आया, उसको, उसकी जिंदगी को बचा दिया। बच्चे को बाहर लाया गया, वेस्टर्न चर्चिल के पिता के सामने लाया गया। इस बच्चे की जिंदगी आज बच गई, और बची भी इस मालिक की वजह से। अब जाहिर सी बात है, वेस्टर्न चर्चिल पूरे जिस का सूरज, जिस साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, उसका शहजादा था, ठीक। कुछ लड़के बड़ा जिद्दी होते हैं कि मानते ही नहीं, शिक्षक को बात में कर लो, लेकिन इतना जान खाए निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ? बचा लिया। तो उसके सामने पिता के वेस्टर्न चर्चिल के सामने लाया गया कि भाई ये माली है, इसकी जिंदगी बचाई है। तो वो उसके पापा ने कहा कि भाई वेस्टर्न चर्चिल के, देखो तुमने हमारी बच्चे की जिंदगी बचाई है, और हम चाहते हैं कि तुमको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाए। हम आपके लिए तो हैं, इनाम दिया, और हमारा इसी ड्यूटी है, आप छोड़िए सर। तो फिर भी जाहिर सी बात, एक बच्चे की जिंदगी और मौत का विषय था। एक बाप के लिए, कोई भी बाप के लिए अपने बच्चे की जिंदगी और मौत का विषय बहुत बड़ा होता है। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ तो दीजिए जरूर देना, कुछ नहीं, आप ही का तो सब है, ये जिंदगी आप ही के लिए। जब बहुत रिक्वेस्ट किया, तब उसने कहा कि अगर आप चाह रहे हैं तो हमारा एक छोटा सा बच्चा है, इसको डाल
उस जमाने में भाई डॉक्टरी बहुत बड़ी बात होती थी। 1945 में डॉक्टरी बहुत बड़ी बात हो गई ना, कौन रहता था? तो उसने कहा कि अगर 4 है आप तो हमारे बच्चे को डॉक्टरी करवा दो। चर्चिल के पिता के लिए कौन सा बहुत बड़ी बात है डॉक्टरी? अगर चाहते तो मेडिकल कॉलेज उसी का अकेले खुलवा देते भाई, चाहे ना उसको कौन बड़ी बात है। कुछ नहीं, तब ठीक है वो करो, और बाकी जो तुम्हारी ये विरासत रियासत है ये भी तुम्हारी। तो फिर उसने नहीं दिया, लेकिन उसने कहा तुम्हारे बच्चे को डॉक्टरी बना। वक्त बीतता गया और वक्त बीतने के साथ ये बच्चे क्या होंगे? बड़े होंगे। और 1945 में वेस्टन चर्चिल को क्या हो गया? बीमार। टीबी की बीमारी हो गई। तो टीबी उस समय वैसा ही था, नहीं 39 में 39 टीबी पहले वैसा ही था जैसे आज कैंसर है कि जो एक बार गया खत्म। 3rd स्टेज वाला कैंसर था टल्टी। किसको हो गया? चर्चिल को टीबी की बीमारी। तब ये हुआ कि अब जिंदगी खत्म। और इधर एक बहुत डॉक्टरों की टीम पूरी लगी थी, कुछ रिसर्च कर रहे थे। उसी में एक व्यक्ति ने 1939 में पेंसिलिन की खोज कर। किसकी? पेंसिलिन किसने खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन था? माली का बेटा। माली का बेटा था। तो वेस्टन चर्चिल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक व्यक्ति के परिवार ने मेरी जिंदगी 2 बार बचाई। एक कब? जब माली बचपन ने, में, हाँ, उसके पिता ने। और जब ये टीबी की बीमारी हो गई। समझ रहे हो? इसीलिए कहा है नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कब कौन क्या करता है कुछ पता थोड़ी है। समझो? तो बढ़िया थी ना ये रियल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वेस्टन चर्चिल ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है बात कि एक परिवार के 2 व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बचाई। एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इनके पिता। अगला लिख लीजिए, दोनों के बाद लिख लीजिए। अब लिख लीजिए दूसरा, वन में विलुप्त 9 कैटेगरी थी ना, तो दूसरा कैटेगरी वन में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। लिख लीजिए वन में विलुप्त जो प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती, जो प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती। अगला लिख लीजिए तीसरा, अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियां क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है? क्रिटिकली का बहुत ज्यादा कहते हैं, क्रिटिकल बहुत केस बहुत क्रिटिकल है। तो लिख लीजिए वनों में क्या हुआ? वनों में विलुप्त होने के कगार पे है। इसमें क्राइटेरिया लिख लीजिए क्या क्या है। जिनकी संख्या विगत
10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई है। विगत 10 वर्षों में 90% कमी आ गई है उनमें। तथा 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही है। ठीक है, पिछले 10 सालों में कितना % कमी आ गई? 90%। या 3 साल अगर लेते हैं तो 25% कम हो गई। ठीक है, इसमें कुछ क्रिटिकल देखिए, कमीशन चाहे यूपी पीसीएस चाहे यूपीएससी, यहां से 3 जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, 3 कटे 4 ऊपर 4 देते हैं। 4 जीव का नाम दे देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 जीव इधर रखिए, 4 जीव उसमें पूछ लेगा निम्नलिखित क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला कैटेगरी कौन है। ये जल्दी सही नहीं हो पाता, हकीकत भी बता रहे, क्योंकि एग्जाम के दौर में इतना सब पढ़ के प्रेशर रहता है। अब उसमें जानवर कैसे किसी को मालूम कैसे होता है, लेकिन आप कुछ लिख लीजिए, अगर उसको 2 एक बार रिवीजन करिएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, 3 का 4 के 8 रखना होता है कि कौन सा जीव किसमें है। और यहीं से करंट का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उस साल कुछ ऐसी प्रजातियां मिली होती है दुनिया में जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखते हैं, या इंडेंजर्ड में रखते हैं, या वल्नरेबल में रखते हैं, या थ्रेटेंड में रखते हैं। तो वही जो करंट वाला होता है वो पूछ लेता, अभी ये प्रजातियां कनाडा में मिली है तो ये प्रजातियां किस में रखी जाएगी। यूपीएससी पूछेगा, आईएएस पूछेगा, क्योंकि 1 नंबर यूपीएससी इतना आसानी से नहीं देगा, पूरा दिमाग झकझोर देगा पूरा जो है। तो इस तरह का पीसीएस में अमूमन क्या होता है, जब बहुत टफ पेपर आएगा तो यही मैंने बताया, 4 इधर 1 में, 4 दूसरे में, 4 तीसरे, पूछ लेगा बताओ कि इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन है या वल्नरेबल क्या है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत लिख देना बजाय दी। लिख लीजिए इसमें पहला क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से जीव कुछ लिख लीजिए। पिग्मी हॉक, पिग्मी हॉक, पिग्मी हॉक, बोर्नियन ओरंगुटान, बोर्नियो ये होता है ना, बोर्नियन ओरंगुटान, बोर्नियन ओरंगुटान, क्लियर। वेस्टर्न गोरिल्ला, वेस्टर्न गोरिल्ला, हिमालयन बटेर, हिमालयन बटेर वगैरह कहाँ मिलती है जल्दी, कहते हैं वे बटेर चिड़िया है, तो बहुत कम है ना, पहले बहुत रहती थी। बटेर, साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया के पहले जो हंस बहुत सारे आते थे, अब कहाँ आते हैं बहुत ज्यादा। साइबेरियन क्रेन, वल्चर गिद्ध है, पहले गिद्ध कितने रहते थे आप बताइए, है दिख रहे हैं जल्दी। पहले कोई अगर जानवर मर जाना 100-200 इधर पड़े रहते थे, और आज वही वल्चर की पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, क्यों कम हो गई? वो सर डाइक्लोफिनेक जो यूज किया जाता है उसमें दर्द निवारक में, उसमें जीन परिवर्तन उनका होने लगा डीएनए में। एक्चुअली जो पशुओं के अंदर क्या होता है, दर्द निवारक दवा दी जाती है, इनाल जैसे वो जब मर जाते हैं, डाइक्लोफेनिक्स वगैरह कुछ पता नहीं किस तरह है, डाइक्लोफेनिक जो डाइक्लोफेनिक्स वगैरह है, जो दर्द कई बार उस दवा का नाम पूछा गया है। तो जब मर जाते हैं तो ये जाते हैं खाते हैं उसको, और वो जाता है इनके इंटेस्टाइन को फाड़ देता है, और जब फट जाता है इंटेस्टाइन मर जाते हैं। तो इसीलिए उस दवा को पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो वल्चर भी इसी कैटेगरी में आ जा रहा है। आगे लिख लीजिए,
भारतीय चीता, भारतीय चीता, लिख लीजिए। एक चावल आपने देखा, भुजिया चावल सुना है? हाँ सर खाए। कितने लोग, कितना इस समय दिख रहा खेत हो? भुजिया सर, वो एक भुजिया करते हैं। नहीं, वो लाल चावल बड़ा बड़ा होता था वो चावल। नहीं ये इतना ऐसे ऐसे लाल बड़ा बड़ा होता था। आज ऐसे चावल भुजिया ऐसे होता था, और इसके ऊपर ऐसे लाल लाल ऐसे क्या नाम वो पट्टी बनी होती थी, और दाल के साथ इतना मजा आ जाता था। और वो सिर्फ छींट कर बोया जाता, इस तरह नहीं बोया जाता था। बोआरी जैसे होता, जैसे होता बैठाया जाता है, बोआरी उसको इधर छींटा जाता था। और वो चावल आज भी कोई लोग जो शुगर के पेशेंट है वो अपने यहाँ एक आध बीघा बोआते हैं, बल्कि थोड़ा सा बहुत कम होता है। शायद कोदो तो नहीं सर, कोदो टाइप का तो नहीं है। कोदो नहीं उसमें। अरे यार मैं बचपन में खाया हूँ बहुत, हमारे यहाँ खेती थी कि बहुत बार फुल फ्लैश होती है, तो सिर्फ ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे होता है, बड़ा बड़ा, और हल्का सा पट्टी ऐसे लाल सी पट्टी रहती है, हर चावल में लाल पट्टी। भूजा उसी का होता था। देखिए तो आज बता दियो भुजिया कहीं मिल रहा है? आज उसका भुजिया कितना गोल गोल होता था पूरा, तो उसको भी इंडेंजर तक लिख लीजिए। देसी चावल भुजिया चावल लिख लीजिए। भुजिया चावल भूजा उसी का करवाया जाता था। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मालूम सब है, लेकिन सब दबाए पड़ा है कि बेइज्जती कौन हम करें दादा आगे के जमाने किसमें सर बेइज्जती वाली बात कौन सा? खाद पदार्थ भुजिया ठीक है, लेकिन उसकी दूसरी प्रजाति कुछ नहीं तो वो भी क्या। अगला लिख लीजिए। भारत में उसी में सर आगे पॉइंट लिख लीजिए। भारत में कुल संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या 4.9%। यानी पूरी दुनिया में अगर 100 स्पीशीज संकटग्रस्त में है, रेड डाटा बुक में है, तो भारत में 4.9 स्पीशीज भारत में है। बात समझ गए? नहीं समझ गए? अगला लिख लीजिए। संकटग्रस्त प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीशीज। पहले क्या था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब की इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड है, ठीक। पहले क्रिटिकली थी, अब इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त। ऐसी प्रजाति जिसकी जनसंख्या विगत 10 वर्षों में विगत 10 वर्षों में 70% की कमी आई है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कितना था? 90 था, इसमें 70। आगे लिख लीजिए। 5 वर्षों में या पिछले 5 वर्षों में 20% की कमी दर्ज की गई है। पूछ रहे थे सब आपको, 20% की कमी हुई थी।
क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कितने कमी हुई थी? 25%। 3 साल में 25% कमी हुई थी। इसमें 5% इसमें 5 में 20%। 10 साल में पिछले कितनी कमी हुई है? 70। अब क्रिटिकल में 10 में 90। और एक्सट्रीम का मतलब खत्म हो गया। कितने साल से नहीं देखा गया? 50। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इसमें कुछ जानवरों का नाम लिख लीजिए। नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, THAR, ताहर। सुनहरा लंगूर, गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर अगर मिल जाए तो आप इंडेंजर्ड मारिएगा। ठीक, अगला लिख लीजिए लाल पांडा, रेड पांडा किसका है? लिखा है क्या चीज, किसका आइकॉन है, किसका एम्बेसडर है? WWF इसका मतलब सब पढ़ लेते हैं। कल बताया था WWF का आइकॉन एम्बेसडर एनिमल कौन है? लाल पांडा। रेड पांडा। रेड पांडा को देख करके ही आपसे WWF याद करनी है। अगला लिख लीजिए गंगा डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, लाइन। अगला लिख लीजिए हाल ही में IUCN ने एशियाई जंगली कुत्ते, एशियाटिक व्हाइट डॉग को इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा है। लिख लीजिए खाद्य प्रजातियों में कुछ चावल का इंडेंजर रखे हैं। काला जीरा कोई चावल होता है, लिख लो काला जीरा। खाद्य प्रजातियों में काला जीरा, आदम चीनी, बासमती, आदम चीनी, ठीक है, इसको भी रखा है। भाई काला नमक चावल होता है तो कितना होता है? कुछ लोग तो बात करते हैं, लेकिन भाई जो मैंने बताया कि जो प्रीडोमिनेंटली हर जगह बोया जाता है वो नहीं रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिख रहा है कहीं एक आध बीघा कोई वो है तो वो थोड़ी हो गया, क्या नाम है? जिस दिन वो बंद कर देगा वो भी खत्म। तो इंडेंजर्ड में रख दिया गया पैदावार कब की वजह से। आगे लीजिए विश्व में 10,000 प्रजातियां, विश्व में 10,000 प्रजातियां खाद्य के योग्य है, खाद्य के खाने योग्य है। ठीक है, यद्यपि केवल 90% पोषण हेतु 90% पोषण हेतु 30 प्रजातियों पर मनुष्य निर्भर है। कहने का मतलब है खाद्य के लिए अप्रोक्सीमेट 10,000 प्रजातियां हैं, लेकिन खाने के लिए केवल 30 प्रजातियों में निर्भर रहता है। वही धान, गेहूं, चावल, आलू और क्या है?
वही जीरा, लहसुन, लौंग, प्याज, ये तो करोगे। मरचा दालचीनी, मरचा मिर्चा मिर्चा। हाँ भाई सही है वो क्या? वही यही तो टोटल ओवरऑल सरसों, यही तो है। तो क्या है तिल, टोटल 90% लोग केवल 30 प्रकार के खाद्य पे ही तो डिपेंड रहेंगे। ठीक है, चना, बाजरा, दाल, ये सब दाल वाल सही हो चीनी गया। सर, चीनी गन्ना वही हो गया। गन्ना कौन चीज बुला दी? ये तो मेन जरूरी हो गया भाई, धान, गेहूँ, दाल, चावल, चीनी, ये तो मेन चीज हो गया। बाकी मसाला वसाला रख लो पूरा जो है। ठीक है, और वो भी आदमी अब जवान का थोड़ा सा ज्यादा उसको बढ़िया चाहिए, इसलिए मसाला वसाला को बढ़िया। नहीं तो बहुत पहले 10-12 पे डिपेंड रहता था। हाँ सर, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी हो गया तो मसाले आगे लिख लो। मिर्च रहता ही नहीं। संवेदनशील प्रजातियां, लाल मिर्च संवेदनशील प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीसीज। भाई मनुष्य अपने टेस्ट के लिए ही तो नमक डाला। भाई नमक क्या, नमक बहुत ज्यादा ताकत थोड़ी देता है। भाई सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर ताकतवर कौन जीव जंतु? हाथी। हाथी कौन बेचारा नमक खा? घास नहीं खाते थे। घास तो इससे टेस्ट के लिए ही तो हुआ, और क्या हुआ? भाई हाथी कभी उसको अलग से नमक दिया गया खाने में बनाते, जो मिलता खा लेता। भाई वैल, जो पानी का जो राजा है वैल है, वो बेचारा कौन सा वो नमक खाता है, लेकिन ताकत कभी थोड़ी हुई नहीं। यहाँ नमक थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर हंगामा हो जाता है। जो खाने बारात में कम हो जाए तो टेस्ट बड जो होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, टेस्ट बड जो है डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, और टेस्ट डिस्ट्रॉय होते होते चले जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग कहते हैं खाना हमें टेस्ट लगा, तो लोग कहते हैं तबीयत गड़बड़। तबीयत टेस्ट बड का नेचुरल है भाई, खत्म हो गया। इसीलिए कहते थे यही खाना भैया बचपन में बड़ा अच्छा लगता था, अब अच्छा ही नहीं लगता है। ये भी तो सुने होंगे सब लोग। जी सर। अब उनको नहीं मालूम कि बचपन इसलिए कि टेस्ट बड हमारे बहुत मजबूत थे, इसलिए अच्छा लगता था। अब एज दूसरी हो गई तो टेस्ट बड नहीं होती। इसीलिए जो बुजुर्ग होते हैं उनको चाहे जो दे दो, तो बेचारे नमक भी ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मिर्चा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा पी के टेस्ट बड ज्यादा नहीं। ध्यान रखिएगा सब चीजें। ये बीएससी इस तरह से स्टेटमेंट देगा कि विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के समय के अकॉर्डिंग क्या टेस्ट बड में कोई बदलाव आता है, तो टेस्ट बड जो होता है एज के हिसाब से उसका खत्म होते जाते हैं, इसलिए टेस्ट उसमें नहीं आता है। इसलिए जो बचपन में टेस्ट आ गया अब टेस्ट नहीं आएगा, और जैसे जैसे पर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट गड़बड़ होता जाएगा। कहते नहीं है बोले भैया बचपन में हम लोग ये चटनी भी खा लेते, बड़ा मजा आ जाता था। चटनी हम लोग ये खा लेते, बड़ा मजा आ जाता था, क्योंकि टेस्ट बड बिल्कुल हाई लेवल का था बिल्कुल। अब टेस्ट बड ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा जी भाई? रोजगार ना लगे सर, रोजगार ना लगे, रोजगार तो आने से टेस्ट आने से रोजगार लगाएगा। रोजगार मिला सर। हाँ, चलो आगे लिख लीजिए। संवेदनशील प्रजातियां, वल्नरेबल, जो प्रजातियां पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी हुई है, कितनी कमी हुई है? 50। उनको वल्नरेबल्स में रखा गया है। विलुप्त प्रजाति हो जाएगी, कितने साल तक नहीं देखा गया? 50।
क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले में कितने साल क्या कमी आएगी? 10 पिछले वर्षों में 10 साल में 90%। 90%। और 3 वर्षों में क्रिटिकल 25। इंडेंजर्ड कितने साल का माना जाएगा? पिछले 10 साल में 70% कमी हुई। वल्नरेबल का कितना हुआ? पिछले 10 साल में 50%। यही 4 कैटेगरी को बढ़िया से आप ध्यान रखिएगा। 50 साल में नहीं देखा गया, 10 साल में 90% कमी आ गई, 10 साल में 70% कमी आ गई और 10 साल में 50%। एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। समझ गए बात? अब लिख लो इसमें क्या आएगा? हिमतेंदुआ, स्नो लियोपार्ड्स, हिमतेंदुआ, अफ्रीका का हाथी इसमें रखा गया है वल्नरेबल में। चार सींग वाला मृग, हिरन जो होता है 4 सींग वाला। डुगांग, ये क्या है? पूछा है इसको ऑफिशियस ने कि व्हाट इज डुगांग, क्या है? पूछा है कि डुगांग क्या है? समुद्री गाय। समुद्री गाय है। इसका मतलब है कि ये मछली होगी ना? नहीं, मैमल है। ये तो बात नहीं, यही चीज पूछ रहा है। अरे भाई व्हेल है, ये कहाँ रहता है? पानी में। तो पानी में रहता तो मछली थोड़ी हो गई ये मैमल। मैंने क्या बताया था कि वन ऑफ द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल का एक कैरेक्टर है, वो क्या है? उनके पास डायफ्राम। सबका एक्सेप्शन मिल जाएगा। डायफ्राम्स यूनिवर्सल कैरेक्टर्स होता है कि सभी मैमल्स होता है। नहीं समझी बात? डुगांग भी इसमें रख लीजिए, थ्रेटन रख लीजिए, अगला लिख लीजिए। 12 सींगा, संगमरमर के रंग की बिल्ली। संगमरमर की मतलब कैसी होगी संगमरमर की? सर संगमरमर तो ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है। लेकिन वाइट उसमें एक्चुअली संगमरमर को जो होता है, जो ब्लैक कलर दिया जाता है। ये संगमरमर क्या है? पत्थर, चट्टान। संगमरमर किसका मॉडिफिकेशन है? रूपांतरित सर, वो सर वो उसका, अरे सर आग्नेय चूना का यार, कैल्शियम कार्बोनेट तो है, यही तो है। क्या हो जाता है इसमें? रूपांतरित हो जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मर संगमरमर। हीरा हाँ, किसका है? क्या किसका रूपांतरण है? पहले यही कोयला। क्या होगा? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है? समझ गए बात? जी सर। हर कोई चीज चमकने वाला सोना नहीं होता। हीरा भी हो सकता है। हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है। राइट सर। पीतल भी हो सकता है। पीतल भी हो सकती है। इसका ओरिजिनल सफेदी तो रहेगा, कलर मॉडिफाई करके कमर्शियल पॉइंट ऑफ अलग अलग कर दिखे होगा। जी सर। तो संगमरमर के रंग की बिल्ली, भारतीय भेड़िया, हाँ सर ये भी विलुप्त है। ये संकटग्रस्त है, संवेदनशील है। कीवी बर्ड, कीवी बर्ड, कहावत नहीं है? कीवी
नजा जाहिर परस्ती पर अगर कोई अक्ल दानिश है, चमकता हर कोई पीली चीज वो सोना नहीं होता। ठीक है, ये आगे लिख लीजिए लीस्ट कंस। अच्छा, अपनी नियर थ्रेटन लिखे संकटापन्न। अगला लिखिए संकटापन्न। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। ठीक है, संकटापन्न। संकटापन्न लिखिए नियर थ्रेटेंड। नियर आगे लिख लीजिए निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। तेंदुआ लिख लीजिए इसमें। देखिए चार ऊपर के बेस्ट वही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला लिखिए संकट मुक्त। लिस्ट कंसर्न। संकट मुक्त कौन सा नंबर का? 7वां है ना। कितने कैटेगरी है? 9। संकट मुक्त लिखिए बहुत कम संकट होता है इसमें। लिख लीजिए नीलगाय, काला हिरण, काला हिरण। अगला लिखिए 8वां नंबर पे आंकड़े अपर्याप्त। डाटा डिफिशिएंट। आंकड़े अपर्याप्त। 8वें नंबर आंकड़े नहीं, लेकिन रेड बुक में 9 कैटेगरी बनाया है, तो 8वें में आंकड़े अपर्याप्त। 9वां लिख लीजिए आंकड़े उपलब्ध नहीं। इसमें कम आंकड़े थे, इसमें उपलब्धि नहीं। ठीक है, नहीं समझ पाए? समझ रहे हैं, मतलब खोज रहे हैं लेकिन अभी हाँ भी नहीं मिला। ठीक है, और दूसरे में आंकड़े बहुत कम। मतलब ये है IUCN क्या किया? रेड डाटा बुक किया। रेड डाटा बुक में कितने पेज? 3 पेज। रेड पेज, पिंक पेज, पिंक पेज, ग्रीन और ग्रीन पेज। ठीक, अब इन तीनों पेजेस में कितने प्रकार की कैटेगराइजेशन किया गया है? 9। पहला क्या था? विलुप्त। विलुप्त कितने साल तक नेचुरल हैबिटेट में देखा गया? तो इसका 2-3 आप हमेशा याद रखिए, अमूमन याद रहेगा। कौन सा? पहली बात तो यही देखो, डायनासोर। आर्क्योप्टेरिक्स बता दिया, डोडो चिड़िया बता दिया, और क्या? मैमोथ। यही आपको PCS ने, कमीशन ने, वर्ल्ड ने कई बार पूछा। दूसरा क्या बताया? वन। वो तो अब तीसरा क्या बताया? क्रिटिकली इंडेंजर्स। इसमें क्या है? 10 वर्षों में 90%। 10 साल, पिछले 10 साल में 90% कमी आ गई। और इंडेंजर्ड में क्या होगा? 10 साल में पिछले 10 साल में कितना? 70%। अगला क्या है? वल्नरेबल्स। वल्नरेबल कितना हुआ? इतना 4 को रख लीजिए ये कैटेगरी। और उसमें आपको करंट में क्या देखना है? जैसे यूपीएससी जिस साल IAS लीजिए, आप जो पेपर न्यूज़पेपर आते हैं, उस न्यूज़पेपर में बायोलॉजी की दुनिया जो आती है, उसमें आप तुरंत ही अगर कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड है या विलुप्त हुई या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, उसी करंट के डाटा को अपने पेज में डाल दीजिएगा बस।
एक नंबर आराम से आप पूछ लेंगे, बहुत आराम से। बीसीएस में 4 कैटेगरी का इस तरह से रख लीजिएगा, और जब बहुत ही टफ पेपर आएगा तो वही हमने बताया कि हर ऑप्शन में 4 दे देगा, और लास्ट में पूछेगा ये किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल या वल्नरेबल या एक्सट्रीम। वो बहुत आसान पैसे तो दिमाग देंगे। यूपीएससी जो है उस साल पूरी दुनिया में किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पौधे को अगर इंडेंजर्ड में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है या एक्सट्रीम रखा गया है, अपना एक नोट बनाए रहो, उसी में डाल देना, बस खत्म। ये थोड़ा सा रखने वाला, इसलिए आदमी को जल्दी नहीं पता। ठीक, ये सारी बातें हो गई। अब हमें पढ़ना है एक टॉपिक बायोडायवर्सिटी का लास्ट है, या ऐसा करते हैं चलो सब कर लेते हैं, कल पहले दूसरी चीज हम बताते हैं। वैसे इतना टफ नहीं आएगा, ये आएगा यूपीएससी लेवल आ जाएगा। लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। हो गया तो ठीक हो गया।